एस्पिरेंट्स वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल नॉलेज हब में आपका एक बार फिर से स्वागत है। स्टूडेंट एचटेट पीजीटी का जो हुआ है 30 तारीख को, और उसमें जो कॉमन पेपर हुआ था जो 90 नंबर का पेपर था उसका हम सॉल्यूशन देखेंगे। एचटेट पीजीटी 30 जुलाई को जो पेपर हुआ था उसमें जो कॉमन पेपर था 90 नंबर का उसका हम सॉल्यूशन देखेंगे। बाकी 60 नंबर का तो अलग अलग सब्जेक्ट का था, तो अलग अलग जो सब्जेक्ट बना रखे उसके हिसाब से पहला जो सेक्शन है वो है चाइल्ड डेवलपमेंट और पेडागोजी का। ठीक है, बाल विकास और शिक्षा शास्त्र। हम टोटल 90% देखेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अच्छा पेपर बना रखा है स्टेट का। सीईटी का पेपर भी इसी लेवल का होना था, जो 2 शिफ्टें आसान आई थी वो इसी लेवल की होनी थी। काफ़ी अच्छा पेपर दे रखा है, वह ध्यान से देखना सारे के सारे। तो पहला प्रश्न है कि विकास एवं अधिगम के साथ उनके संबंध के बारे में कौन सा कथन गलत है। ठीक है, गलत पूछा है, इसके अंदर ये ध्यान रखना। नॉट ट्रू पूछा, इनकरेक्ट स्टेटमेंट पूछी है। सीखने के अवसरों से वंचित होना विकास को सीमित करता है। बच्चे तब तक नहीं सीख पाते जब तक वे विकासात्मक रूप से सीखने के लिए तैयार ना हो। विकास परिपक्वता और सीखने का उत्पाद है। परिपक्वता की सीमाओं के बावजूद जब सीखने को प्रोत्साहित किया जाए तो विकास एक निश्चित बिंदु से आगे जा सकता है। इसमें उत्तर है वो है ऑप्शन डी। परिपक्वता की सीमाओं के बावजूद जब सीखने को प्रोत्साहित किया जाए तो विकास एक निश्चित बिंदु से आगे जा सकता है। ये इसका आंसर हो जाएगा इस प्रश्न का। ऑप्शन डी उत्तर हो जाएगा पहले प्रश्न का। दूसरा प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रगतिशील शिक्षा का घटक नहीं है। प्रोग्रेसिव एजुकेशन के बारे में इसके अंदर पूछा गया है। किसके बारे में पूछा गया है? ये प्रोग्रेसिव एजुकेशन के बारे में इसमें पूछा गया है। ये आपको बताना कि इसमें से कौन सा एक उसका घटक नहीं है। ऑप्शन है विचार विमर्श, दूसरा स्मरण, तीसरा अनुभव, चौथा अंतक्रिया। कुछ इंग्लिश में देखते हैं तो ये इधर इंग्लिश में है, और दोनों के हिसाब से आपको इसमें से बताना है कि प्रोग्रेसिव एजुकेशन के बारे में इसमें से कौन सा नहीं है। तो प्रश्न नंबर 2 का जो प्रॉपर आंसर हो जाएगा और वो है स्मरण, मेमोराइजेशन। ऑप्शन बी इसका आंसर हो जाएगा। प्रगतिशील शिक्षा क्या घटक नहीं है? स्मरण नहीं है। प्रश्न नंबर 3 है कि निम्नलिखित प्रश्नों का कौन सा प्रकार विद्यार्थियों के भावों की अभिव्यक्ति और तार्किक चिंतन के लिए उपयुक्त नहीं है। देखो एक चीज़ ध्यान रखना, इसमें जो प्रश्न दे रखे हैं वो सारे नेगेटिव स्टेटमेंट के दे रखे हैं। ये चीज़ आपको ध्यान रख लेना है। ये नोट पूछा है इसके अंदर, नोट, ये ध्यान रखना। आपको आंसर देते टाइम आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है। अब ऑप्शन देखो क्या क्या ऑप्शन दे रखे हैं। पहला ऑप्शन दे रखा है विश्लेषणात्मक प्रकार, समालोचनात्मक प्रकार, विवेकात्मक प्रकार और बहुविकल्पात्मक प्रकार। इसमें से कौन सा जो है वो नहीं है भावों की अभिव्यक्ति और तार्किक चिंतन के लिए? एनालिटिकल, क्रिटिकल, डिस्कशन टाइप और मल्टी ऑप्शनल टाइप। तो प्रश्न नंबर 3 का जो प्रॉपर आंसर है वो है मल्टी ऑप्शन टाइप। भाई भावों की अभिव्यक्ति और तार्किक चिंतन के लिए जो एमसीक्यू जो क्वेश्चन है, एमसीक्यू जो टाइप होती है मल्टी ऑप्शन टाइप, ये जरूरी नहीं है। ऑप्शन डी उत्तर हो जाएगा प्रश्न नंबर 3 का। आगे दिया है प्रश्न नंबर 4, लेखन क्षमता का एक विकार जिसमें अधिगमकर्ता को अक्षर निर्माण, वर्तनी, ज्ञात्यात्मक समन्वय आदि में कठिनाई होती है, यह विकार क्या कहलाता है? ए डिसऑर्डर ऑफ राइटिंग एबिलिटी इन विच ए लर्नर हैज़ डिफिकल्टी विद लेटर फॉर्मेशन, स्पेलिंग, फाइन मोटर कोऑर्डिनेशन सेक्टर, दिस ऑर्डर इज कॉल्ड। देखो इसमें जो ऑप्शन है ना हिंदी और इंग्लिश के, हिंदी और इंग्लिश के दोनों के ऑप्शन देखो, दोनों के नाम इंग्लिश में दे रखे हैं। ठीक है, और इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं डिस्ग्राफिया। डिस्ग्राफिया ये देखो पेडागोजी का एक प्रश्न है और इंग्लिश के अंदर भी आता है, वन वर्ड जब पढ़ते हो तो उसमें भी आता है ये। डिस्ग्राफिया क्या होता है कि डिफिकल्टी होती है लेटर फॉर्मेशन, स्पेलिंग वगैरह कुछ भी करने के लिए। ठीक है, ऑप्शन बी उत्तर हो जाएगा प्रश्न नंबर 4 का। 5 नंबर दिया है कि प्रारंभिक किशोर अवस्था के संवेगों के संबंध में कौन सा विकल्प सही है। अब इसमें से ये बताना है कि कौन सा ऑप्शन सही है। इसमें सही बताना, अब तक जो हमने प्रश्न करे थे उसमें सारे हमने गलत बताने थे। ठीक है, कौन सा ऑप्शन गलत है ये इसमें से पूछा था, अब इसमें सारे सही है वो बताना है। इंटेंस एंड रैशनल, देखो तीव्र और युक्ति संगत, अनियंत्रित और युक्ति संगत, अनियंत्रित, अयुक्ति संगत, नियंत्रण और तीव्र। तो इसमें से कौन सा करेक्ट है अर्ली एडोलसेंस के लेके? तो इसमें जो है वो अनकंट्रोल एंड इरेशनल इमोशंस, अनकंट्रोल एंड इरेशनल इमोशंस, ऑप्शन सी आ जाएगा। अनियंत्रित और असंगति युक्त, ऑप्शन सी इसका उत्तर हो जाएगा प्रश्न नंबर 5 का। आगे है प्रश्न नंबर 6 और इसमें सही सीक्वेंस बतानी है ऊपर से नीचे, पहले कौन सी सीक्वेंस आएगी फिर कौन, और किसके बारे में है ये? हाईआर्किकल इंटेलिजेंस थ्योरी ऑफ वर्णन। वर्णन की जो थ्योरी है ना
उसके बारे में बता रखा है। ये सही सीक्वेंस के हिसाब से आपको ये बताना है पहली कौन सी सीक्वेंस आएगी, दूसरी कौन सी आएगी, तीसरी कौन सी है। ठीक है, ये आपको बतानी है। और इसमें ऑप्शन दे रखे हैं सामान्य कारक, विशिष्ट कारक, प्रमुख कारक और लघु कारक। ठीक है, जनरल फैक्टर, स्पेसिफिक, मेजर और माइनर फैक्टर, इसका आपको प्रॉपर जो सीक्वेंस है वो आपको बतानी है। तो इसमें जो प्रॉपर सीक्वेंस आएगी वो आएगी जनरल फैक्टर, मेजर फैक्टर और माइनर फैक्टर। ये ऑप्शन सी इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। वर्नर की थ्योरी के हिसाब से ऑप्शन सी इस प्रश्न का उत्तर आएगा, प्रश्न नंबर 6 का। प्रश्न नंबर 7 का है, और ये जो थ्योरी दी है ये है बेंडुरास थ्योरी। बेंडुरास सोशल लर्निंग थ्योरी जो है उसके हिसाब से आपको ये सीक्वेंस में लगाना है। ठीक है, देखो ये प्रश्न चाहे इंग्लिश में पढ़ लो चाहे हिंदी में, बात एक ही है। आप एक बार में एक से ही पढ़ने से काम चलेगा। आपके सामने दोनों प्रश्न दिखा रखे हैं, जो आपको सूटेबल लगे उसमें आप पढ़ो। फिलहाल इसमें पूछा गया बेंडुरास की थ्योरी के बारे में। बेंडुलास लर्निंग थ्योरी, पहला है व्यवहार का प्रत्यक्षीकरण, दूसरा व्यवहार का पुनर्बलन, तीसरा व्यवहार का स्मरण, चौथा स्मरण की क्रियात्मक रणनीति। तो इसमें से क्या होगा? तो सबसे पहले आएगा परसेप्शन ऑफ बिहेवियर। ठीक है, सबसे पहले आएगा परसेप्शन ऑफ बिहेवियर ए, उसके बाद आएगा रिमेंबर ऑफ बिहेवियर का सी, फिर आएगा डी, फिर आएगा बी। ऑप्शन ए उत्तर हो जाएगा, ए सी डी बी करके। प्रश्न नंबर 8 दिया है, निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षण अधिगम को प्रभावित करने वाला वातावरणीय कारक नहीं है? देखो इसमें भी नहीं कारण पूछा गया है, इसमें भी ये नहीं वाला क्वेश्चन दे दिया इसके अंदर फिर से किसी स्टेटमेंट में। देखो इसमें ये ध्यान पढ़ना है, नोट पूछा गया है। कई बच्चे क्या है कि एक ही ऑप्शन पढ़ते हैं, पूरा स्टेटमेंट ढंग से पढ़ते नहीं और उसके बाद आंसर लगा के चले आते हैं, जिसकी वजह से उनका क्वेश्चन ये गलत हो जाता है। तो इसके अंदर पूछा गया कि कौन सा एक शिक्षण अधिगम को प्रभावित करने वाला यानी कि इन्वायरमेंटल फैक्टर नहीं है। ठीक है, इन्वायरमेंटल फैक्टर इसमें से कौन सा नहीं है। 1 बाय 1 चारों ऑप्शन देखें। अधिगम सामग्री, भौतिक स्थितियां, मनोरंजन की सुविधाएं और परिपक्वता। प्रश्न नंबर 8 का आंसर है ऑप्शन डी, मैचुरेशन, परिपक्वता। प्रश्न नंबर 9 है, कौन सा आनुवांशिकता से प्रभावित नहीं होता, यानी कि हेरिडिटी, माता पिता से कौन सा गुण नहीं मिलता? तो वो मिलता है एटीट्यूड। एटीट्यूड ऐसा है जो हेरिडिटी नहीं है, आनुवांशिक गुण नहीं है। ऑप्शन बी आंसर हो जाएगा इसका। प्रश्न नंबर 10 दिया है, विद्यार्थियों की समग्र उपलब्धि और प्रवीणता का मूल्यांकन करने के लिए सीखने की अवधि के अंत में अभिकल्पित मूल्यांकन क्या कहलाता है? तो होता है असेसमेंट ऑफ लर्निंग, सीखने का मूल्यांकन। ऑप्शन ए उत्तर आएगा इसका, प्रश्न नंबर 10 का। प्रश्न नंबर 11 है कि जो मैकडॉल है उसके जो इमोशन ऑफ डिस्गस्ट यानी कि जो घृणा का संवेग वो किस मूल प्रवृत्ति से जुड़ा हुआ है? निवृत्ति, पलायन, युत्सा, जिज्ञासा, रिपल्सन, स्कैप, कॉम्बैट या क्यूरियोसिटी। तो ये जुड़ा हुआ है रिपल्सन से। ठीक है, देखो अगर नहीं भी आए तो देखो घृणा, नफरत करना, रिपल्सन किसी से, मतलब रिपल्स एक तो होता है अट्रैक्शन, लगाव, और रिपल्सन होता है किसी से दूर जाने का भाव। ऑप्शन ए उत्तर आ जाएगा इसका। प्रश्न नंबर 12 है, समावेशी शिक्षा की दृष्टि से निम्नलिखित में से कौन सी निःशक्त बच्चों की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए? देखो इसमें नहीं का स्टेटमेंट पूछा है, नहीं का स्टेटमेंट इसके अंदर पूछा है। स्वयं की निःशक्तता से निपटने की आवश्यकता ये तो होनी चाहिए, बिल्कुल सही है। उचित निर्देशन की आवश्यकता ये भी होनी चाहिए, सहायक उपकरणों की आवश्यकता भी होनी चाहिए, लेकिन दूसरों पर निर्भर नहीं रहना चाहिए। ये निःशक्त बच्चों की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए, इसने नहीं की बात पूछी है, तो दूसरों पर उनको निर्भर नहीं रहना चाहिए। ऑप्शन सी उत्तर हो जाएगा इसका। प्रश्न नंबर 13 है कि समावेशी शिक्षा विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चों के किस संवैधानिक अधिकार की रक्षा करती है? जो है कॉन्स्टिट्यूशनल कौन सा राइट है जो इंक्लूसिव एजुकेशनल प्रोटेक्ट? तो ये है राइट ऑफ एजुकेशन, राइट टू एजुकेशन, शिक्षा का अधिकार। किस में दिया गया है? ये आर्टिकल 21A के अंदर, आर्टिकल 21A के अंदर ये दिया गया है। प्रश्न नंबर 14 है कि कौन सा एक अर्जित अभिप्रेरक नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट एन एक्वायर्ड मोटिव? एफिलिएशन, अचीवमेंट, अप्रूवल या फिर पेन अवॉइडेंस? तो ये है पेन अवॉइडेंस, दर्द को इग्नोर करना, ये एक कोई एक्वायर्ड मोटिव नहीं है। ऑप्शन डी इसका उत्तर आएगा प्रश्न नंबर 14 का। प्रश्न नंबर 15 है, श्रवण बाधित बच्चों के लिए निम्नलिखित में से कौन सा एक अनुदेशन का तरीका उपयुक्त है? जो भी इम्पेयर्ड चिल्ड्रन, जो हियरिंग जिनको सुनाई नहीं देता मान लो, उनके लिए कौन सा एक तरीका उपयुक्त है उनको पढ़ाने के लिए? सांकेतिक भाषा, बिल्कुल। अंगुली वर्तनी, जो हाथ से उंगली करके, वो भी सही है। होस्ट पठन, भाई होठों के जो लिप रीडिंग है, भाई वो होठ से क्या बोल रहा है उसके होठों की मूवमेंट से पता चल जाए। सांकेतिक भाषण, बिल्कुल, ये चारों के चारों सही हैं। ए बी सी डी, ऑप्शन डी उत्तर आ जाएगा। कोई भी बच्चा जो सुन नहीं सकता उसके लिए संकेत भाषा भी जरूरी है, उंगली भी, होस्ट पठन भी और संकेतन भी, चारों के चारों इसमें सही है।
प्रश्न नंबर 16 दिया है, फ्रॉइड्स सेक्सुअल डेवलपमेंट थ्योरी जो है उसके अनुसार वह अवस्था जिसमें किशोर विपरीत लिंग के प्रति आकर्षित होते उसे क्या कहते हैं। एक थ्योरी दी है फ्रॉइड ने, ठीक है, साइकोसेक्सुअल डेवलपमेंट की। तो उसमें जो एक जैसे लड़का लड़की के प्रति अट्रैक्ट होता है किशोर अवस्था में, तो उसको क्या कहा जाता है, लिंग अवस्था, गुदावस्था, जनन अवस्था या अव्यक्त अवस्था। तो होते जेनाइटल स्टेज, जनन अवस्था। ऑप्शन सी उत्तर आ जाएगा प्रश्न नंबर 16 का। प्रश्न नंबर 17 है 17 अकॉर्डिंग टू पियाजेस कोग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी, जो पियाजे की जो संज्ञात्मक विकास सिद्धांत उसके अनुसार व्हेन द लर्नर मेंटेनिंग ए प्रॉपर बैलेंस बिटवीन हिमसेल्फ एंड हिज एनवायरनमेंट दिस मैकेनिज्म इज कॉल्ड। जब अधिगमकर्ता अपने और अपने पर्यावरण के बीच उचित तालमेल बनाए रखता है, ठीक है, मेंटेनिंग इसके अंदर दिया गया है, तो उसको क्या बोलते हैं। पहला है समायोजीकरण, दूसरा है आत्मसातीकरण, तीसरा संतुलीकरण, चौथा है एकीकरण। तो उस चीज को क्या बोलते हैं, तो वो होता है इक्विलिब्रियम, संतुलीकरण, ठीक है। जब दो चीजों के बीच में अपना उचित तालमेल बनाए रखना, खुद के और अपने पर्यावरण के बीच में, तो उसको बोलते हैं इक्विलिब्रियम। ऑप्शन सी उत्तर आ जाएगा। प्रश्न नंबर 18 देखो, कौन सा एक समावेशी शिक्षा की विशेषता नहीं है। देखो इसमें भी नहीं पूछा गया है, 3 सही है, एक उत्तर गलत है, ये आपको इसके अंदर बताना है, ठीक है, इंक्लूसिव एजुकेशन का। तो पहला ऑप्शन क्या दिया है इसके, पहला ऑप्शन इसके अंदर दिया है वो है कि यह विशिष्ट शैक्षणिक आवश्यकताओं का समर्थन करती है, यह विविधता का उत्सव मनाने की बात करती है, यह अध्यापक, अभिभावक, बालक और समाज की सहभागिता सुनिश्चित करती है, यह असक्त बच्चों की विशिष्ट शिक्षा तक सीमित रहती है। तो प्रश्न नंबर 18 इसका उत्तर आएगा ऑप्शन डी, ठीक है, इंक्लूसिव एजुकेशन का। प्रश्न नंबर 19 है कि सृजनशील बच्चों की पहचान हेतु शिक्षक द्वारा कौन से परीक्षण प्रशासित किए जा सकते हैं। 4 दे रखे, इसमें से कौन कौन से हो सकते हैं। आकृति निर्माण परीक्षण, उत्पादन उन्नयन परीक्षण, प्रचलित उपयोग परीक्षण या फिर चित्रपूर्ति परीक्षण। देखो जो बच्चों की क्रिएटिविटी पहचानने के लिए कौन कौन से जो है वो कर सकते हैं, तो टीचर देखो आकृति से भी समझा सकता है, प्रोडक्ट जो है उसके बाद देखो इंग्लिश में एकदम सही आएगा, नाम समझ में, इंग्लिश में नाम भी बिल्कुल सही आएगा, इनकी एक्सप्लेनेशन आप समझ जाओगे। ऑप्शन डी उत्तर आएगा, चारों के चारों मेथड बिल्कुल सही है। प्रश्न नंबर 20 है कि बच्चों में सामाजिकरण को बढ़ावा देने के लिए शिक्षक का कौन सा कार्य सहायक नहीं है। देखो नहीं वाली स्टेटमेंट ज़्यादा पूछ रखी है, नहीं है मतलब 3 सही 1 गलत। गिविंग द इंडिविजुअल प्रोजेक्ट वर्क, असाइनिंग सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, ऑर्गेनाइजिंग को सर्कुलर एक्टिविटीज़, को करिकुलर एक्टिविटीज और मोटिवेटिंग फॉर सोशल पार्टिसिपेटिंग। देखो इसमें सारे कुछ सही है, दूसरी तीसरी चौथी, लेकिन जो पहली स्टेटमेंट है वो गलत है, गिविंग द इंडिविजुअल प्रोडक्ट वर्क, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 21 आ जाएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए चाइल्ड सेंटर्ड मेथड ऑफ लर्निंग। सीखने की बाल केंद्रित विधि कौन सी नहीं है, तो वो है प्रदर्शन, डेमोन्स्ट्रेशन, ठीक है। चित्र में भ्रमण करवाना भी है, प्रोजेक्ट भी है, प्रोग्राम इंस्ट्रक्शंस भी है, लेकिन डेमोन्स्ट्रेशन नहीं है। ऑप्शन ए आंसर हो जाएगा। 42 में है 42 में कि उच्च माध्यमिक स्तर के अधिगमकर्ताओं के लिए सीखने की कौन सी रणनीति उपयुक्त नहीं है। इसमें भी नहीं है ये पूछा है, तो वो आएगा पहला, अधिगम कार्य स्मृति स्तर पर करना, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन नंबर 23, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग इंटेलिजेंस आर नॉट ट्रू। गलत कौन सी है, ठीक है। बुद्धि के संबंध में, इंटेलिजेंस के संबंध में कौन सा कथन सत्य नहीं है, यानी कि इनमें से एक स्टेटमेंट गलत है, तो वो कौन सी गलत है, ठीक है। ये 4 दे रखी है और इसके बाद नीचे ऑप्शन दे रखे ए बी ए सी बी डी या कौन सी। तो इसमें से जो स्टेटमेंट गलत है वो है पहली और तीसरी, ए और सी ये दोनों गलत दे रखी है, यानी कि ऑप्शन बी इसका आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 24 दिया है, निम्नलिखित कौन सा सतत एवं व्यापक मूल्यांकन की विशेषता नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फीचर ऑफ कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन। इसका जो आंसर आएगा वो आएगा केवल शैक्षणिक उपलब्धता को मापना, मेजरिंग ओनली स्कॉलरशिप अचीवमेंट। क्वेश्चन नंबर 25 है 25 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा नवीन लक्षणों के अधिग्रहण के अंतर्गत विकासात्मक परिवर्तन का उदाहरण नहीं है। तो क्या हो जाएगा इसका प्रश्न नंबर 25 का, ये आएगा थाइमस ग्लैंड, ऑप्शन डी उत्तर आएगा इसका। ये देखो इनका आपस में मैच करना है, जो कोहेलबर्ग्स का जो मोरल डेवलपमेंट जो थ्योरी है उसके हिसाब से ये मैच करनी है। तो इसका जो मैच होगा ये ऑप्शन ए के हिसाब से होगा। फर्स्ट का आएगा 2 से, दूसरे का आएगा 4 से, पहले का आएगा 3 से और चौथे का आएगा इससे, तीसरे से। ऑप्शन ए उत्तर आएगा इसका। क्वेश्चन नंबर 27 प्रश्न नंबर 27,
इनमें से कौन सा कथन व्यक्तिगत भिन्नता के संबंध में सही नहीं है? इंडिविजुअल डिफरेंसेस के बारे में संबंध सही नहीं है, यानी कि गलत है, वो कौन सी स्टेटमेंट है? तो वो आएगा ऑप्शन सी वाला, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 28, प्रश्न नंबर 28 है कि सीखने की परिस्थिति में सुसंगत तथ्यों को असुसंगत तथ्यों से अलग करके प्रस्तुत करना सीखने के किस नियम का परिचायक है? तो वो कौन सा नियम है? वो है तत्व प्रबलता का नियम, प्रिंसिपल ऑफ प्रेपोटेंसी ऑफ एलिमेंट। ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 29 है कि कौन सी वंचित बालकों की सामान्य विशेषता नहीं है? जो वंचित बालक हैं, जो डिप्राइव्ड चिल्ड्रन हैं, उनकी कौन सी विशेषता नहीं है? वे सामाजिक रूप से अलाभान्वित होते हुए, आर्थिक रूप से वंचित होते हुए, संवेदना रूप से हीन महसूस करते हैं, फिर असक्षम दिखते हैं। तो आएगा ऑप्शन ए, दे लुक फिजिकली चैलेंज्ड। ठीक है, ये ऑप्शन ए आ जाएगा। लास्ट प्रश्न है इसका, निम्नलिखित में से कौन सी लैंगिक पक्षपातपूर्ण क्रियाएं शैक्षणिक अभ्यासों में सम्मिलित नहीं होनी चाहिए? ठीक है, सजातीय समूहन, लिंग तटस्थ विषय वस्तु, रूढ़िबद्ध व्यावसायिक मार्गदर्शन, शिक्षण एवं पूर्वाग्रह अभिव्यक्ति। तो इसका जो उत्तर आएगा वो आएगा ए, सी और डी, सजातीय समूहन, रूढ़िवादी व्यावसायिक मार्गदर्शन और शिक्षण की पूर्वाग्रही अभिव्यक्ति। ऑप्शन बी इसका प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। आगे है पार्ट 2, इसमें है भाग 2 हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेज का सब्जेक्ट के हिसाब से। पहले हिंदी है, हिंदी का देखते हैं। पहला प्रश्न दिया है, ये पैराग्राफ दिया है, इसको पढ़ के उत्तर देना है। प्रश्न नंबर 31 है, साहित्य का अभिष्ट है, साहित्य का अभिष्ट है, तो इसका उत्तर आएगा नएपन एवं निरंतरता दोनों को चुनना। ये जो पैसेज है ना, गद्यांश दे रखा है, ये पढ़ के आपको उत्तर देना था इसका। निम्नलिखित से कौन सा कथन सत्य है? पैराग्राफ पढ़ के फिर उत्तर देना था। इसका उत्तर आएगा दूसरा, मनुष्य का समाज समय के साथ परिवर्तनशील है। ये तीसरा प्रश्न है, प्रश्न नंबर 33, जो ये गद्यांश पढ़ के देना है, कौन सा कथन असत्य है, ये बताना आपको। कौन सा कथन असत्य है? तो असत्य इसमें है कथ्य और शिल्प दोनों एक दूसरे से स्वायत्त होते हैं, ये असत्य है। प्रश्न नंबर 34 है, नयापन टिकाऊ होता है, तो इसका उत्तर क्या आएगा? जब वह समकालीन भी हो और कालातीत भी हो। आगे है प्रश्न नंबर 35। देखो 4 प्रश्न तो इस गद्यांश से पढ़कर देना था उत्तर। अब आपको ये जो सामान्य व्याकरण जो है उसके हिसाब से इस प्रश्न का उत्तर देना है। प्रश्न है कि समास की दृष्टि से संगत विकल्प यानी कौन सा इसमें सही समास दिया है वो आपको बताना है। तो प्रश्न नंबर 35 के अंदर सही समास दिया था वो है श्रम साध्य, ऑप्शन डी श्रम साध्य कर्ण तत्पुरुष समास, ये इसमें सही दिया था। आगे है प्रश्न नंबर 36, इसमें है कि वाक्य में प्रयुक्त क्रिया की दृष्टि से असंगत विकल्प बताएं, यानी कि 3 सही है और एक इसमें से गलत है, वो आपको इसमें से बताना है कौन सा इसमें गलत है। ठीक है, तो पहला जो दे रखा है वो अध्यापक छात्राओं को भूगोल पढ़ा द्विकर्मक क्रिया, निश्चित जोर जोर से हंस रही है अकर्मक क्रिया, मदारी अनेक कर पर दिखालाकर बच्चों को ललचाता है कर्मक क्रिया। तो इसका जो उत्तर आएगा ये आएगा ऑप्शन सी, ये असंगत इसमें दिया गया है। प्रश्न नंबर 37 का है, निम्नलिखित में से अशुद्ध शब्द समूह का चयन कीजिए। अशुद्ध शब्दों का जो चयन करना है वो आपको बताना है, इसमें से कौन से अशुद्ध शब्दों का समूह इसके अंदर दिया गया है। ठीक है, पहला है सीधा साधा, अठोत्तर, उहापोह है, दार्शती, ये जो 4 दे रखे इसमें से ये बताना है कि अशुद्ध कौन सा है। ठीक है, इनमें से आपको अशुद्ध समय बताना है और ये पहला ही दिया है, सीधा साधा, अठोत्तर, उहापोह, ये वाला ऑप्शन ए उत्तर आ जाएगा इसका। प्रश्न नंबर 38 दिया है, संधि की दृष्टि से अनुपयुक्त विकल्प यानी कि गलत उत्तर कौन सा संधि की दृष्टि से? पहले समास वाला था और ये किससे संबंधित है? संधि से संबंधित है। तो इसका जो उत्तर आएगा वो आएगा यण संधि का पहला, दैत्यारी गत्यानुन, अगर ये गलत दिया गया, बाकी तीनों सही है। प्रश्न नंबर 39 है, इसमें से विलोम बताना है और कौन सा गलत दिया है ये बताना है। 3 शब्द सही दे रखे हैं, विलोम सही मिलान कर रखा है, एक चौथे का गलत है, तो आपको बताना है। तो वो गलत है आह्वान का अनाह्वान, ये गलत दिया है, ऑप्शन बी उत्तर हो जाएगा इसका। प्रश्न नंबर 40 है कि वर्णों की ध्वनिगत विशेषताओं के संदर्भ में असंगत चुनिए। फिर वही बात, इसमें से अलग बताना कौन सा अलग है, तो ये आएगा री ऋषि वाला, अग्र संवर्त और व्रतमुखी, ऑप्शन बी उत्तर हो जाएगा प्रश्न नंबर 40 का। प्रश्न नंबर 41 दिया है, प्रत्यय की दृष्टि से संगत विभाजित, बिल्कुल सही कौन सा दिया है वो बताना है इसमें। असंगत मतलब गलत और संगत का मतलब सही है। तो प्रत्यय की दृष्टि से संगत जो आएगा वो आएगा मैथुन, सोच, राघव में अप्रत्यय यूज हुआ है इसमें, ऑप्शन ए उत्तर हो जाएगा। अगला है, हिंदी अध्यापक की विशिष्ट विशेषताओं में शामिल नहीं है, शामिल नहीं है ये इसके अंदर बताना, नहीं का बताना है, ध्यान रखना। साहित्य का ज्ञान,
और ये 4 ऑप्शन दे रखे, तो इसका उत्तर आ जाएगा शिक्षा एवं उपाधियां, ऑप्शन डी उत्तर आ जाएगा इसका। आगे है प्रश्न नंबर 43। उपसर्ग विभाजन नियमानुसार उपसर्ग बताना है कि इसके अंदर सही दिया गया है। ठीक है, पहले प्रत्यय का था और अब ये जो प्रश्न दिया गया है ये दिया है उपसर्ग के माध्यम से। और इसमें जो 4 ऑप्शन दे रखे, पहला है अप उपग्रह का, दूसरा आ का, तीसरा निस का और चौथा वी का। तो इसमें अगर हम उपसर्ग की बात करते हैं तो इसके अंदर जो सही दिया गया है वो है नि उपसर्ग वाला, निस वाला, निःशुल्क, निष्पक्ष और निस्वार्थ, ऑप्शन सी उत्तर हो जाएगा। आगे है प्रश्न नंबर 44। किस विकल्प में सार्वनामिक विशेषण का प्रयोग नहीं हुआ है? देखो इसमें कई बच्चों ने यही गलती कर रखी, स्टेटमेंट ढंग से नहीं पढ़ी है, इसलिए जो है ना वो डार्क कर रखा है, सार्वनामिक विशेषण का प्रयोग नहीं हुआ है, ये इसके अंदर आपको बताना है। ठीक है, 4 अलग अलग जो वाक्य दिए गए हैं इसमें से आपको बताना है किसके अंदर सार्वनामिक विशेषण का प्रयोग नहीं हुआ है। तो इस प्रश्न का जो उत्तर है प्रश्न नंबर 44, इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, जिसने परिश्रम किया वह सफल हो गया, ये हो जाएगा। हिंदी का आखिरी प्रश्न प्रश्न नंबर 45, मौनवाचक का उद्देश्य नहीं है, इसमें नहीं पूछा गया, ये भी ध्यान रखना। तो ये है उचित लय और गति प्रदान करना, ऑप्शन ए उत्तर हो जाएगा। ठीक है, ये तो 15 प्रश्न थे हिंदी के। अब आगे बात शुरू हो जाती है हमारी इंग्लिश की। ठीक है, प्रश्न नंबर 46 से अब हमारी इंग्लिश यहाँ से शुरू हो जाएगी। और इसमें देखो असर्शन और असर्शन ए और बी 2 दिए हैं, और इसमें से आपको बताना है कौन सा सही है कौन सा गलत है। ए ट्रू है, बी फॉल्स, ये आपको बताना है। दोनों स्टेटमेंट आपको इसमें से पढ़ के बतानी है। ठीक है, द डिसएडवांटेज ऑफ प्रिंट मटेरियल इज दैट इट लैक्स इंटरेक्शन एंड द यूज ऑफ ऑडियो विजुअल एलिमेंट्स। दूसरा है कि प्रिंट मटेरियल्स आर नॉट पोर्टेबल, नॉट इजिली अवेलेबल एंड नॉट कॉस्ट इफेक्टिव। तो इसकी बात करें तो इसके अंदर केवल ए सही है और बी गलत है। ए इज ट्रू एंड बी इज फॉल्स, ऑप्शन ए इसका आंसर हो जाएगा। ये वाली स्टेटमेंट गलत है, ये बिल्कुल सही दे रखी है। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 47 से 56, 47 से 56 तक के लिए ये पोएम दे रखी है। ये सारे जो पैराग्राफ जो दे रखे हैं पोएम वगैरह ये आपको पढ़नी है। उसके बाद आपको इसके आंसर करने थे। ये जो पैराग्राफ दे रखे हैं ये सारे आपको पढ़ने थे और उसके बाद आपको इनका आंसर करने हैं। ये सारे जो पैराग्राफ ऊपर जो पोएम दे रखे हैं उसके आधार पर इन सभी क्वेश्चंस के आंसर आपको करने हैं। तो पहला क्वेश्चन है इस पैराग्राफ के आधार पर देखें तो व्हाट डज द गर्ल एड्रेस, व्हाट डज द गर्ल एड्रेस, द डॉक्टर, द सोसाइटी, द फादर एंड द मदर। अब अगर हम जो पैराग्राफ पढ़े हैं पहले वाला ऊपर वाला तो इसके हिसाब से आंसर आ जाएगा द मदर, ऑप्शन डी। आगे है क्वेश्चन नंबर 48 और इसमें दिया है कि इन विच सिटी डज द फोर्टिसाइड टेक प्लेस, इसका आंसर हो जाएगा मुंबई। अगला है क्वेश्चन नंबर 49, व्हाट डज द किल्ड इन्फेंट स्मेल ऑफ, व्हाट डज द किल्ड इन्फेंट स्मेल हो, और ये आएगा फॉर्मल्डिहाइड, ऑप्शन ए इसका आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 49 का। क्वेश्चन नंबर 50 है कि हु इज आई इन द ओपनिंग लाइन, हु इज आई, ये है द किल्ड इन्फेंट गर्ल, ऑप्शन बी आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 51 है और इसमें फिल इन द ब्लैंक करना है। यहाँ पर क्या आएगा, ये अकॉर्डिंग टू द स्पीकर द मदर डिसलाइक ब्लैंक, तो इसमें क्या आएगा, ये आएगा पोमीग्रेनेट्स, ऑप्शन सी आंसर आ जाएगा इसका। क्वेश्चन नंबर 54 था कि फाइंड ए वर्ड फ्रॉम द पोएम विच मीन्स पोस्टमार्टम। पोस्टमार्टम क्या होता है, पोस्टमार्टम होता है ऑटोप्सी, बॉडी की जांच करना। ठीक है, जो चीर फाड़ करके बॉडी की जांच करना, ऑटोप्सी। क्वेश्चन नंबर 53 दिया है कि विच वाई वाज द इन्फेंट इन द वोम्ब किल्ड, वाई वाज द इन्फेंट इन द वोम्ब किल्ड, तो इसका है कि ये है कि बिकॉज द मदर डिडंट वांट ए सेकंड गर्ल चाइल्ड, ऑप्शन बी आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 54 है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड एज ए लिटरेरी डिवाइस इन द पोएम फॉर इफेक्टिवनेस, तो ये आ जाएगा रिपीटेशन, ऑप्शन ए इसका आंसर हो जाएगा रिपीटेशन। पर्टिकुलरली वर्ड जो है वो लुक फॉर मी मदर, वो वाली लाइन जो है वो आ जाएगा, ऑप्शन ए इसका आंसर आ जाएगा। 5 है, इसमें फिल इन द ब्लैंक करना है। आई लुक लाइक ए स्लाइस्ड पोमीग्रेनेट इज एन एग्जाम्पल ऑफ, ये एग्जाम्पल है स्माइली का, SIMILE का, स्माइली। क्वेश्चन नंबर 56 है फाइंड द वर्ड इन द पोएम विच मीन्स शोन ड्यू टू बीइंग वेल, इस वर्ड का क्या मीनिंग हो, ये होता है ग्लिस्टेंड, ऑप्शन ए उत्तर हो जाएगा जेलिस्टेंड। ये सारे थे पैराग्राफ के आधार पर। अब आगे है क्वेश्चन नंबर 57,
इसमें फिल इन द ब्लैंक करना है। नेस्फिल्ड्स ग्रामर इज एन इंस्टेंट ऑफ ब्लैंक ग्रामर, ये इसके अंदर आपको बताना है। ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर आपको ये बताना है। 4 ऑप्शन दे रखे। देखो पहले जो 56 तक क्वेश्चन थे वो सारे आपके पैराग्राफ के हिसाब से थे। इसमें क्या आएगा, इसमें आएगा पर्सपेक्टिव, ऑप्शन डी आंसर हो जाएगा 57 का। 58 है, इसमें भी फिल इन द ब्लैंक करना है 4 ऑप्शंस के आधार पर, स्किल इन्वॉल्व्स वाला, और इसमें आ जाएगा लिसनिंग, ऑप्शन ए आंसर आएगा। क्वेश्चन नंबर 59 की बात करें, इसमें भी फिल इन द ब्लैंक का था। यहाँ पर फिलिंग इन ब्लैंक था, टीचिंग लर्नर टू डिस्कस ए पोएम इन इंग्लिश इन देयर नेटिव लैंग्वेज इज एन इंस्टेंट ऑफ द यूज ऑफ। ये इसके अंदर 4 ऑप्शन दे रखे, तो इसके अंदर क्या आंसर हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 59 का आंसर आएगा ऑप्शन बी, मल्टीलैंग्वेज रिसोर्सेज। क्वेश्चन नंबर 60 है, इसमें फिल इन द ब्लैंक करना है और इसमें आंसर आ जाएगा एक्टिव एंड पैसिव। ठीक है, ये 60 क्वेश्चन हमारे कंप्लीट हो चुके हैं, इंग्लिश यहाँ पे कंप्लीट। अब आता है सबसे इंपॉर्टेंट जनरल स्टडीज। इसके अंदर आएगा क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, रीजनिंग और जनरल अवेयरनेस। ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है इसका। ठीक है, सबसे पहले ये आता है क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का, यानी कि गणित के प्रश्न, रीजनिंग के सारे कुछ इसके अंदर मिक्स रहेंगे। सबसे पहला दिया है, ये गणित का काफ़ी अच्छा सवाल है। एक वर्ग और एक समबाहु त्रिभुज एक वृत्त के अंतर्गत बनाए जाते हैं, यानी कि एक सर्कल है, इसके अंदर क्या करा, एक तो स्क्वायर बना दिया, ठीक है, और इसी के अंदर एक ट्रायंगल बना दी इसके अंदर ही, ऐसे करके। ए और बी इनकी भुजाओं की लंबाई है, तो कौन सा कथन सत्य होगा। एक स्क्वायर और एक इक्विलैटरल ट्रायंगल है, एक की भुजा ए है और इसकी भुजाएं क्या है, बी है, तो इनके बीच में आपको रिलेशन बताना है और इनके बीच में ये बताना कि कौन सा कथन सही है, कौन सा कथन गलत है। काफ़ी अच्छा सवाल है मैथ का, और इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन बी, 3a² बराबर 2b²। 3a² इक्वल टू 2b²। ठीक है, 3a² इक्वल टू 2b²। ऑप्शन बी इसका आंसर हो जाएगा इस प्रश्न का। अगला प्रश्न दिया है, देखो अब हिंदी में पढ़ लो सारे गणित के प्रश्न। तो प्रश्न नंबर 62 दिया है कि 2 गोलों का पृष्ठीय क्षेत्रफल 1:2 है, तो इनके आयतन का क्या अनुपात होगा। 2 गोलों का पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात है 1:2, तो इनके आयतन का अनुपात क्या होगा, तो होगा 1:2√2, 1:2:2। ठीक है, क्योंकि स्फेयर का जो वॉल्यूम होता है वो होता है 4/3 πr³। ठीक है, अब जो मेन खेल है वो इनका रेडियस का चलेगा। 4/3 पाई दोनों साइड कॉमन है, r³ का इनका खेल रहेगा, और ये r³ इसके एरिया से निकलेगी 4πr² के हिसाब से। एक साइड रेडियस आएगी 1 और एक साइड आएगी 2√2। जब इसकी क्यूब करेंगे तो इसकी तो 1 की क्यूब 1 आएगी, और इसकी रेडियस √2⁻3 करेंगे तो 2√2 आएगी। ऑप्शन सी उत्तर आ जाएगा इसका। प्रश्न नंबर 63, ये रीजनिंग का सवाल है। ठीक है, ये रीजनिंग का सवाल है। 2, 9, 28, 122, 73, 44, यहाँ पर क्या आएगा। देखो ये देखो 2 से 9, 2 से 8, देखो 2 की पावर 3 करो, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, एक 9, एक जोड़ रखा है इसमें, यानी कि क्या कर रखा है, देखो मैं बताता हूँ आपको। ये जो है ना, ये है 2 की पावर 3 + 1, ये क्या है, ये है 3 की पावर 3 + 1, ये क्या है 6 की पावर 3 + 1, ये क्या है 7 की पावर 3 + 1, ये क्या है 1 की पावर 3 + 1। क्यूब +1 कर रखा है, 1 की क्यूब +1, 2 की क्यूब +1, 3 की क्यूब +1, तो 4 की क्यूब +1 करेंगे कितना आएगा 65। 4 की क्यूब कितना होता है 64, 64 जमा 1 65। ठीक है, आ गया प्रश्न नंबर 64, 64। धातु के एक बेलनाकार पाइप का आयतन है 748 सेंटीमीटर, इसकी लंबाई 14 सेंटीमीटर और इसकी बाहरी त्रिज्या 9 सेंटीमीटर है। पाइप की मोटाई बताएं, पाइप की मोटाई बताएं, 0.25, 0.5, 1 या फिर 1.5, तो ये आएगा 1 सेंटीमीटर उत्तर। ऑप्शन सी इसका उत्तर आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि बेलन का आयतन दे रखा है, इसकी लंबाई दे रखी है, इसकी बाहरी त्रिज्या दे रखी है, आंतरिक त्रिज्या निकाल के उसमें घटाना है। आयतन क्या होता है बेलन का, πr²h। ठीक है, ये दे रखा किसके 748 के बराबर, πr²h। पाई का मान कितना हो जाएगा 22/7। आर हमें निकालना है, मान के चलो आर रखो r² ही, एच दे दिया 14 बराबर 748। ये 7 से काट दो 2 पर, ये 22 से काट दो 22 दिया 66, 22 चौक 88, 2 से काटो कितना आएगा 17 दूनी 34। r² कितना आ जाएगा 17 आ जाएगा।
ठीक है। अब इसके बाद इसने सारी चीज़ इसमें पूछी है कि पाइप की मोटाई बताओ। मोटाई क्या होती है? इनर रेडियस प्लस आउटर रेडियस। यही तो हो गया पाइप की मोटाई, सॉरी आउटर रेडियस में से इनर रेडियस घट जाएगी। ठीक है। तो उसके बाद आपको इसका सोल्व करके बताना है। पाई आर स्क्वायर एच का इसके अंदर फॉर्मूला लगेगा। रेडियस इसके अंदर निकालनी है पहले। हाइट इसके अंदर दे रखी है। एच जो दे रखा हो 14 सेंटीमीटर 14 सेंटीमीटर इसके अंदर ऑलरेडी दिया गया है। ठीक है। यहाँ से आर आपको निकालना है। आगे है इसका आंसर ऑप्शन सी उत्तर हो जाएगा 1 सेंटीमीटर। ये देखो लाइन स्क्वायर, ये पर्सन इंग्लिश में समझ में आएगा। लाइन से बनता है स्क्वायर, तो आर्क से क्या बनेगा? तो आर्क से क्या बन जाएगा? सर्कल। भाई स्क्वायर बनाने के लिए एक लाइन चाहिए, 4 लाइन बनेगी स्क्वायर बनेगा। तो आर्क ऐसे, सर्कल के लिए ऐसे आर्क को जोड़कर, तो ऑप्शन सी उत्तर आ जाएगा इसका, सर्कल। अगला है क्वेश्चन नंबर 66। ये भी रीजनिंग का सवाल है, डायरेक्शन का सवाल है। रेखा 10 किलोमीटर सीधे चलती है, फिर वह दाएं मुड़कर 10 किलोमीटर चलती है, फिर हर बार बाएं ओर मुड़ती है। पहली बार 5 किलोमीटर चलेगी, फिर 15, फिर 15 किलोमीटर। अब वो प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूर है? देखो इसके अंदर है ना, ये नहीं दे रखा कि पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण। ठीक है। तो इसको कैसे सोल्व करना? सीधा सा किसी भी एक डायरेक्शन में मान लो जो हमें आसान पड़े। यहाँ से चली 10 किलोमीटर सीधा चल दी, फिर वो दाएं मुड़ के 10 किलोमीटर चल दी, फिर वो बाएं मुड़ी, पहले 5 चली, उसके बाद फिर वो बाएं मुड़ेगी। अच्छा बाएं ऊपर मुड़ेगी ना, ये 10 किलोमीटर राइट मुड़ी, फिर लेफ्ट मुड़ के 5 किलोमीटर चलेगी, फिर लेफ्ट मुड़ के ये 15 चलेगी। ये 10 था तो इधर 5 एक्स्ट्रा बच जाएगा। उसके बाद फिर लेफ्ट मुड़ के ये 15 चलेगी, तो यहाँ पे पहले पॉइंट के आसपास आए, तो ये इन दोनों के बीच की दूरी पूछी है। ये ऊपर वाले के बराबर हो जाएगी, कितनी? 5 है, तो ये भी 5 हो जाएगी। ऑप्शन डी उत्तर आ जाएगा 5 किलोमीटर। काफ़ी आसान सवाल था ये तो। ये देखो रीजनिंग का सवाल, इसके ऊपर की पावर के चक्कर में मत पड़ो। ये देखो डी ई एफ जी, जी एच आई जे, जे में 3 जोड़ दिया, एम, एम में 3 जोड़ो क्या आएगा? पी। मतलब ये 2 ऑप्शन तो कट गए, पी आएगा। आई फिक्स है। अब देखो एक्स और डब्ल्यू में से क्या आएगा? जी से के में गए, क्या जोड़ दिया? एच आई जे के, 4 जोड़ दिया। के से ओ में गए, के एल एम एन ओ में 4 जोड़ दिया, ओ पी क्यू आर एस, एस में 4 जोड़ दिया, क्या आएगा? डब्ल्यू। यानी कि ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा। पावर की तो दिक्कत ही नहीं है सोल्व करने की। क्वेश्चन नंबर 68 है। ए सी के पिता है, डी बी का पुत्र है, ई ए का भ्राता है, जी डी की बहन, तो बी ई का क्या संबंध आएगा? ये फैमिली रिलेशन का क्वेश्चन है। ठीक है। और ये इसका जो आंसर आ जाएगा वो आएगा साली और भाभी। ऑप्शन बी उत्तर आ जाएगा इसका। ठीक है। क्योंकि ए जो है वो सी का पिता है, ए जो है वो सी का पिता है, डी जो है वो बी का पुत्र है, डी जो है वो किसका बेटा है? बी का बेटा है। कौन? डी। ई जो है वो ए का भाई है, इसका भाई कौन है? ई है। सी जो है वो डी की बहन है, सी डी की बहन है, तो इसका मतलब ये दोनों हस्बैंड वाइफ, ये दोनों बहन भाई हो गए। बी का ई से क्या संबंध होगा? ये आपस में संबंध पूछा है इसका। ठीक है। बी का ई से आपस में क्या संबंध होगा? तो ये जो है ई जो है वो ए का भ्राता है, और ये इसकी बहन, ये इसका भाई, तो इसका क्या लगेगा? चाचा। तो इसके हिसाब से, मेरे हिसाब से तो सारे ही ऑप्शन इसमें गलत दिए हैं। हाउ इज बी रिलेटेड टू ई? देखो एक बार इंग्लिश में पढ़ते, शायद हिंदी में कुछ गलत है। ए इज फादर ऑफ सी, ए किसका फादर है? सी का। डी इज सन ऑफ बी, डी जो है वो बी का बेटा है। और उसके अलावा एक ये लाइन देखो यहाँ पर, सी इज सिस्टर ऑफ डी, सी अगर डी की सिस्टर है तो इसका मतलब ये दोनों आपस में हस्बैंड वाइफ हो गए। ठीक है। सी डी बहन भाई हो गए। अब आगे दे रखा ई जो है वो ए का भाई है, ई जो है वो ए का भाई है, तो बी का ई से, अच्छा बी का पूछा है, सॉरी डी का नहीं, बी का, तो ये इसकी क्या लगेगी? भाभी, भाई की पत्नी भाभी लगेगी। सही है, ऑप्शन बी उत्तर आएगा, सिस्टर इन लॉ। बी है ये, डी नहीं है। बी ई का क्या संबंध है? भाभी लगेगी। ऑप्शन बी उत्तर आ जाएगा इसका। प्रश्न नंबर 69 दिया कि 5 व्यक्ति पी क्यू आर एस टी एक अखबार पढ़ते हैं। जो व्यक्ति सर्वप्रथम पढ़ता है वह आर को दे देता है, जो सबसे आखिरी में पढ़ता है वो पी से लेता है। ठीक है। भाई एक ने सबसे पहले पढ़ा, उसके बाद दूसरे नंबर पर पढ़ा आर को, फिर तीसरे ने, फिर चौथे नंबर पर पी है, फिर एक लास्ट पर कोई और है। क्योंकि जिसने लास्ट में पढ़ा उसने पी से अखबार लेके पढ़ा, और जो सबसे पहले पढ़ा वो पढ़ के किसको दे दिया? आर को उसने दे दिया। टी पढ़ने के पहले और अंतिम में नहीं है। टी ना तो यहाँ पर आएगा ना यहाँ पे, तो टी कहाँ आएगा? बीच में आएगा, सीधी सी बात है।
P और Q के बीच में 2 थे तो P यहाँ पर है, और इनके बीच में 2 थे तो Q यहाँ पे आ जाएगा। तो सबसे आखिरी में कौन बच गया? S। तो लास्ट में अखबार किसने पढ़ा? S ने पढ़ा। ऑप्शन सी उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है A P R X Y Z एक पंक्ति में बैठे हुए हैं, ठीक है, और Y और Z के मध्य में है। अच्छा, यहाँ से इंग्लिश में देखो, ये 6 बंदे A P R और X Y Z, Y एंड Z आर इन द सेंटर। Y और Z बीच में है, यानी कि इधर Y है और एक Z है बीच में, यानी कि दाएं और बाएं दो बंदे हैं। A एंड P आर एट द एंड, एक साइड A है और एक साइड P है। देखो ये जरूरी नहीं है ऐसे ही हो, इधर भी A हो सकता है और इधर P हो सकता है। इसने सिर्फ ये कहा है कि ये एंड पर है, ये नहीं कहा कि सेम उसी एंड पर है, ठीक है। इसके बाद R इज सिटिंग ऑन द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ A। अब देखो यहाँ से अगर A यहाँ पर लेंगे तो इसके इमीडिएट लेफ्ट में तो R आएगा ही नहीं, तो इसका मतलब यहाँ पर कौन बैठा है? P बैठा है, तो A कहाँ बैठेगा? यहाँ। और A के इमीडिएट लेफ्ट में कौन बैठा है? R, यहाँ पे R बैठेगा, ठीक है। हु इज सिटिंग टू द इमीडिएट राइट ऑफ P। P के इमीडिएट राइट में कौन बैठेगा? यहाँ पर। तो यहाँ पर जो बच गया देखो, Y Z आ गया, A आ गया, R आ गया, P आ गया, तो बच गया कौन सा? X बच गया। तो कौन बैठेगा? X बैठेगा। ऑप्शन A उत्तर आ जाएगा इसका। अगला है प्रश्न नंबर 71, रीजनिंग का सवाल, काफ़ी अच्छा सवाल है। 10 दिसंबर 2022 को शनिवार था, तो 8 दिसंबर 2024 को क्या वार होगा? ठीक है, 8 दिसंबर शनिवार को 8 दिसंबर 2024 को क्या वार होगा, ये आपको बताना है। तो ये आ जाएगा संडे। ऑप्शन बी उत्तर आ जाएगा इसका। अगला है क्वेश्चन नंबर 72। इसमें ये जो सीरीज दे रखी है, इसको सीरीज को कंप्लीट करके आपको बताना है यहाँ पर क्या आएगा। MQNROJSKTA, ये इसमें आपको बताना है। देखो DEFGHIJKLM, यानी कि देखो इससे वापस 3 घट गए, पहले वाले से फिर -3 फिर -3, तो D में से 3 गए तो A आएगा, ठीक है। तो फर्स्ट लेटर क्या आएगा? A आएगा, यानी कि ऑप्शन A और B बचेंगे, C और D इसमें से कट हो गए। अब देखो आगे QRSTUVW, तो W के बाद XY, दूसरा लेटर क्या आएगा? Y आएगा, दूसरा लेटर Y आएगा, तो केवल ऑप्शन A आंसर हो जाएगा, सारा सोल्व करने की जरूरत नहीं है। फर्स्ट वाले में -3, दूसरे वाले में +2 ऐड हो रखा है, आगे की जरूरत ही नहीं है, 2 से ही आंसर निकल रहा है हमारा। क्वेश्चन नंबर 73 देखो, tan थीटा प्लस सेकेंड थीटा की वैल्यू 4 है, तो कोस थीटा की वैल्यू बताओ क्या होगी? tan थीटा प्लस सेकेंड थीटा इक्वल टू 4, तो कोस थीटा क्या होगा? tan थीटा क्या होता है? साइन थीटा बटे कोस थीटा, प्लस सेकेंड क्या होता है? 1/कोस थीटा, बराबर 4 दे रखा है, यानी कि साइन थीटा प्लस 1 बटे कोस थीटा इक्वल टू 4, ये इस हिसाब से दे रखा है। आपको कोस थीटा की वैल्यू निकालनी है इसके अंदर, ठीक है। ये चाहे ट्रायंगल बना के भी निकाल सकते हो आप। इसका जो करेक्ट आंसर होगा इस क्वेश्चन का, क्वेश्चन नंबर 73, इसका आंसर हो जाएगा 8/17। ऑप्शन बी आंसर आएगा इसका, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 74 74 नंबर देखो, 2880 को पूर्ण वर्ग बनाने के लिए कौन सी सबसे छोटी संख्या से भाग करें? इस प्रश्न को ऑप्शन से कर लो भाई, 2880 को किससे भाग करेंगे पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए? अगर इसको 2 से भाग करेंगे तो कितना बनेगा? 1440। 1440 तो पूर्ण वर्ग होता ही नहीं, 144 होता है, 1440 नहीं होता, ठीक है। इसको 3 से भी कर लो, 4 से भी। जब इसको 5 से भाग करेंगे, 2880 को 5 से भाग करेंगे हम, 5 5 25 और 5 5 25 बच गया 3, 5 7 35 बच गया 3 और 5 6 30, 576 बचेगा। किसका स्क्वायर होता है 576? 576 किसका स्क्वायर होता है ये आपको बताना है, ठीक है। ये 5 से जाएगा भाग, 5 इसका आंसर आ जाएगा, ध्यान रखना आपको, 5 आएगा इसका आंसर, ठीक है। 24 उत्तर आएगा, 24 का स्क्वायर होता है 576, नहीं बताओ तो। प्रश्न नंबर 75 देखो, P ने 45,000 रुपये से एक व्यवसाय शुरू किया, कुछ समय बाद Q मिल गया 30,000 रुपये के साथ। लास्ट में इनका जो प्रॉफिट बचा वो 2:1 में बटा, तो ये Q कितने महीने बाद शामिल हुआ था? Q कितने महीने के बाद इसमें शामिल हुआ था, ये इसके अंदर पूछा गया है, ठीक है। Q कितने महीने के बाद इसमें शामिल हुआ था? देखो पहले इसने लगाए 45,000 रुपये, कितने महीने के लिए? 12 महीने के लिए। इसने लगाए 30,000 रुपये, कितने महीने के लिए? X के लिए। लास्ट में इनका अनुपात होना चाहिए 2:1, ये काट दो, 5 6 30, 5 42 और काट लो, 3 दूनी 6, 3 चौक 12 और काट लो, 2 से 2 दूनी 4, ये इधर कितना बच गया? 18, उधर कितना बच गया? X। 2 की वैल्यू 18 यानी कि कितना है? 9, तो X का मान कितना आ जाएगा? 9 गुना
यानी कि जो क्यू लगा उसने 9 महीने के लिए इन्वेस्ट किया है खाली, तो कितने महीने बाद लगा होगा? एक साल में 12 महीने होते तो यानी कि 3 महीने बाद ये लगा है। तो क्यू कितने महीने बाद लगा था? 3 महीने बाद लगा था इसके अंदर। प्रश्न नंबर 76 है कि 3 संख्याओं का अनुपात है 3:2:5। इनके वर्गों का योग है 1862, तो बीच वाली संख्या बताओ। देखो हमने संख्या मान ली 3x, एक हो गई 2x, तीसरी हो गई 5x। इनका वर्गों का योग यानी कि इनका स्क्वायर करके इनका जोड़, तो ये क्या हो जाएगा? 9x स्क्वायर जमा 4x स्क्वायर जमा 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 25x स्क्वायर। टोटल जोड़ेंगे कितना हो गया? 9 4 13, 13 और 25 कितना हो गया? 38। 38x स्क्वायर दे दिया 1862 के, तो यहाँ से x स्क्वायर कितना आ जाएगा? इसको 38 से भाग दे दो, ठीक है। इसको 38 से भाग दोगे तो ये कितने पे चला जाएगा? 49 पे कट जाएगा। x का मान कितना आ जाएगा? 7। x का 7 आगे बीच वाली संख्या पूछिए, बीच वाले कितने? 2x, 2 गुणा 7 करें कितना आएगा? 14। ऑप्शन बी उत्तर आ जाएगा 14। बीच वाली संख्या पूछिए कितनी आ जाएगी? 14 आएगी। प्रश्न नंबर 77 है कि 5290 रुपए के लिए ए बी सी ने मिलकर एक काम पूरा किया। ए और बी को कुल काम का 19/23 हिस्सा मिला, तो सी को कितने रुपए मिले? कहने का मतलब है 19/23, ये मान लो टोटल 23 रुपए थे, उसमें से 19 रुपए ए और बी के मिल गए, तो सी को कितने रुपए मिले होंगे? 4 रुपए। लेकिन 23 का मान कितना दे रखा है इसने? 5290 रुपए दे रखा है, तो 4 का मान निकालना है फिर इसमें से, ठीक है, और वो आ जाएगा 920। ऑप्शन ए उत्तर आ जाएगा इसका। सवाल नंबर 78 है कि एक निश्चित राशि 5% ब्याज की दर से 2 साल के लिए चक्रवृद्धि ब्याज और सरल ब्याज का अंतर 15 रुपए, तो मूलधन बताओ। देखो 5% का 2 साल के लिए ब्याज, तो हम वही फार्मूला लगाते हैं ना, x + y + xy/100। तो 5 5 10 तो साधारण ब्याज होगा, 10 ही चक्रवृद्धि ब्याज। जो मेन अंतर आएगा वो आएगा रेडियस का स्क्वायर बटे 100, यानी कि 0.25 के बराबर, ठीक है। 0.25 की वैल्यू दे रखी है 15, हमें 100% की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। 100% की हमें इसकी वैल्यू निकालनी, वो आ जाएगा 6000। ऐसे नहीं करते तो आप सीधा ऑप्शन ले लो कोई भी, 6000 रुपये ले लिए, इसका 5% की दर से ब्याज निकालोगे पहले तो 2 साल का, इसका जो ब्याज आएगा ना उसका जो वो 15 रुपये आना चाहिए। ब्याज का ब्याज वो चक्रवृद्धि ब्याज होता है, वो 15 आना चाहिए दूसरे साल का, क्योंकि ये दोनों तो ये 2 साधारण ब्याज होते हैं पहले वाला। सवाल नंबर 79 है, एक वर्ताकार यानी एक सर्कुलर की त्रिज्या, उसके क्षेत्रफल 8 9 12 त्रिज्या वाले कर्म से 3 उनका क्षेत्रफल बताओ। देखो इसने क्या कहा है कि द रेडियस ऑफ ए सर्कुलर फील्ड हुज एरिया इज इक्वल टू द सम ऑफ द एरिया ऑफ 3 सर्कुलर फील्ड। 3 खेत दे रखे हैं, उनकी रेडियस है 8 9 और 12। इन तीनों का क्षेत्रफल जोड़ोगे ना तो एक बड़े क्षेत्रफल, एक जो बड़ा खेत बनता है उसके क्षेत्रफल के बराबर है, तो उस बड़े वाले क्षेत्रफल जो खेत है उसकी रेडियस बतानी है, ठीक है। तो इनका क्षेत्रफल निकालो पहले। क्षेत्रफल क्या होता है? πr², πr², पाई कॉमन ले लो, r² करो 8 का स्क्वायर 64 जमा 9 का 81 12 का 144, जोड़ो कितना आएगा? 9 18 8 और ये 2 289, ठीक है। पाई गुणा में 289, ये क्षेत्रफल आ गया इसका। अब इसने ये किसके क्षेत्रफल के दे रखा? बड़े खेत के रेडियस के बराबर, पाई बड़ा r², पाई से पाई कट गया, r² बराबर 289, तो r का मान कितना हो जाएगा? 289 का √17। ऑप्शन बी उत्तर आ जाएगा 79 का। ये देखो प्रश्न नंबर 80, ये रीजनिंग का क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है रीजनिंग का क्वेश्चन दिया गया है इसके अंदर। और इसके अंदर क्या पूछा गया है? सन साइन ब्राइट को ये लिखा जाता है, हाउसेज को ये लिखा जाता है, इसको ये लिखा, लास्ट में पूछा है कि सन और ब्राइटली को क्या लिखा जाता है। सन और ब्राइटली को लास्ट में क्या लिखा जाता है, ये इसके अंदर आपको बताना है। तो ये आ जाएगा ऑप्शन डी उत्तर, LO और BA, लोबा। ऑप्शन डी उत्तर आएगा इसका, लोबा। देखो 80 क्वेश्चन तक जो थे ना वो था रीजनिंग और मैथमेटिक्स। अब प्रश्न आएंगे अपनी हरियाणा जीके के। अब यहाँ से हमारे हरियाणा जीके शुरू होती है। पहला प्रश्न है, कौन सा वन्य जीव अभ्यारण्य शिवालिक की पहाड़ियों में है? खापरवास ये झज्जर के अंदर है, शिवालिक नहीं है यहाँ पर। भिंडावास भी झज्जर में, यहाँ भी नहीं है। नाहड़ है रेवाड़ी में, यहाँ भी नहीं है। तो शिवालिक की पहाड़ियों में कौन सा है? खोल शैतान, खोल रायतान, ठीक है, ये है खोल रायतान सेंचुरी जो पिंजौर के अंदर है, शिवालिक की पहाड़ियों में है। ऑप्शन सी उत्तर आ जाएगा इसका। प्रश्न नंबर 82 है कि 37वें सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय हस्तशिल्प मेले का जो है थीम स्टेट कौन सा था? देखो ये 37वां जो हुआ था ये हुआ था 2024 के अंदर, और 2025 में कौन सा हुआ था? 38वां हुआ था। यहाँ पर कौन था? उड़ीसा और मध्य प्रदेश। लेकिन 2024 की बात करें तो वो कौन था? गुजरात था। ऑप्शन डी उत्तर हो जाएगा, गुजरात।
हरियाणा लोक सेवा एचपीएससी के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो वो कौन थे? दरबारी लाल गुप्ता। एचपीएससी के पहले अध्यक्ष कौन थे? दरबारी लाल गुप्ता। आधे बच्चों को तो ये नहीं पता होगा एचएसएससी का पहला चेयरमैन कौन था, अगर पूछ लेता तो सीटी के पेपर में। इसने एचपीएससी का चेयरमैन पूछ लिया, कौन था? दरबारी लाल गुप्ता। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कहाँ स्थापित की जा रही है? इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ये जारी की जा रही है सोनीपत के अंदर। सोनीपत इसमें ऑप्शन ही नहीं दे रखा, इसने गाँव के नाम दे रखे हैं। तो ये है किलोहड, ऑप्शन ए उत्तर हो जाएगा किलोहड में। प्रश्न नंबर 85 है कि इनमें से कौन सा एक जो रोहतक डिवीजन के अंदर कौन सा नहीं आता? तो रोहतक के अंदर झज्जर, भिवानी, दादरी, सोनीपत, रोहतक के 5 आते हैं, लेकिन रेवाड़ी नहीं आता। रेवाड़ी आता गुड़गांव डिवीजन के अंदर। ऑप्शन डी उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 86 दिया है इसके अंदर, 2023 में कुश्ती में किसने अर्जुन पुरस्कार प्राप्त किया था? तो ये किसको मिला था? अंतिम पंघाल को। अंतिम पंघाल को। अगला है पेहवा अभिलेख के बारे में। ठीक है, पेहवा अभिलेख के बारे में यह कथन दिया गया है। कौन सा कथन सही है यह बताना है। अभिलेख को गुज्जर प्रत्यार राजवंश के एक शासक ने जारी किया था, बिल्कुल सही है। और पेवा घोड़ों का बाजार था, यह भी लिखा गया, बिल्कुल सही। दोनों ही कथन इसमें सही है, बोथ आर ट्रू, यानी कि ऑप्शन डी उत्तर हो जाएगा इसका। पेवा अभिलेख जो है वहीं पर ही पता लगता है कि पेवा घोड़ों का बाजार का बड़ा केंद्र था और एक गुज्जर प्रत्यार राजवंश के एक शासक ने जारी किया था। प्रश्न नंबर 88 है कि किसने मनोहर लाल खट्टर के मुख्यमंत्री काल में चीफ सेक्रेटरी के रूप में काम नहीं किया? इनमें से जो मनोहर लाल खट्टर का कार्यकाल था 10 साल का, लगभग 10 साल का, 2015 से लेकर 2024 तक का। तो कौन एक उस समय जो है वो चीफ सेक्रेटरी नहीं रहा था, ये इसके अंदर पूछा है। काफ़ी ज़बरदस्त प्रश्न है ये। कौन इसमें से चीफ सेक्रेटरी जो था वो नहीं रहा है? SC चौधरी, PK गुप्ता, शकुंतला जाखू या विजयवर्धन? देखो इसने काम नहीं किया है ये पूछा है, तो वो था SC चौधरी। SC चौधरी। बाकी PK गुप्ता, शकुंतला जाखू और विजयवर्धन ये तीनों हरियाणा के चीफ सेक्रेटरी रह चुके, कब? 2015 से 2024 के बीच में। प्रश्न नंबर 89 है कि सर छोटू राम के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? सर छोटू राम के बारे में इनमें से कौन सा कथन सत्य है, ये आपको इसमें से बताना है। ठीक है, तो पहला है कि उन्होंने एक कांग्रेसी के रूप में अपने कैरियर की शुरुआत करी थी, उन्होंने यूनिस्ट पार्टी की सदस्यता ली थी, वे अविभाजित पंजाब की सरकार के एक मंत्री थे। अब इसमें से आपको यह बताना है कि कौन सी स्टेटमेंट इनमें से सही है, कौन सी गलत है। तो इसमें से जो है A, B, C तीनों ही सही हैं। इन्होंने यूनिस्ट पार्टी की सदस्यता ली थी और पंजाब सरकार के मंत्री भी थे और एक कांग्रेस इन्होंने ज्वाइन करी थी। ऑप्शन डी इसका उत्तर हो जाएगा प्रश्न नंबर 89 का। प्रश्न नंबर 90 है और इसमें से पूछा कि कौन सा सही जुड़ा हुआ है, कौन सा सही मैच है। गुजरी महल हिसार बिल्कुल सही। आराम एक अवसर नारनौल गलत है। शेख तैयब का मतलब जिंद गलत है। सिर्फ ए वाला सही जुड़ा हुआ है। ठीक है, ए जो है गुजरी महल का ये सही है। इसके तो सारे ऑप्शन गलत दे रखे भाई, केवल ए वाला सही जुड़ा हुआ, बाकी गलत है इसके अंदर। बाकी दोनों ही गलत है। आराम एक असर नारनौल और टॉम्ब ऑफ शेख जिंद के अंदर। जहाँ तक कोशिश है कि शायद ये सी भी मान सकता है, लेकिन ए ऑप्शन आएगा इसका, ओनली ए, ओनली ए ऑप्शन आना चाहिए इसका। बाकी देखो भाई क्या मानती है HTET का, क्या मानता है भिवानी बोर्ड का, वो जाने, लेकिन इसका ऑप्शन जो आएगा वो केवल ऑप्शन ए आना चाहिए। बाकी देखते हैं। ठीक है, तो ये हमारे 90% पूरे हो गए। ये था HTET का पेपर। ये 90% जो कॉमन पेपर था HTET PGT वाला, जो 30 तारीख को जो पेपर हुआ था उसका है ये कॉमन पेपर था, 90% था। उसके बाद 60% जो है वो उसके सब्जेक्ट से रिलेटेड थे। 90 के 90% का आपको सॉल्यूशन बता दिया है। आप अपने हिसाब से देख लो आपको कितना क्या स्कोर बनता है, क्योंकि बाकी 60 नंबर जो है वो अलग अलग सब्जेक्ट का अलग अलग पेपर पूछा गया था। ठीक है, तो ये था HTET PGT का कॉमन पेपर। उसके बाद TGT का और PRT का शाम को देखेंगे, मतलब दूसरी क्लास में देखेंगे अलग से। एस्पिरेंट्स यही था आज की इस वीडियो में आपके लिए। ठीक है, और बाकी अगर कुछ नहीं समझ में आया या कुछ पूछना हो या फिर किसी स्पेसिफिक टॉपिक पे पूछना हो, वीडियो बनवानी हो, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, बाकी आप हमारा चैनल नॉलेज हब को सब्सक्राइब जरूर करें, अपने फ्रेंड्स को रिकमेंड करें और वीडियो को लाइक करें, शेयर करिए, जुड़े रहिए हमारे साथ। मिलते रहेंगे आपके साथ रोज़ रोज़ नए कंटेंट के साथ, नई अपडेट्स के साथ। ठीक है, और चैनल को शेयर ज़रूर करें अपने फ्रेंड्स के साथ। एक बार फिर से जो एस्पिरेंट्स, जो कैंडिडेट्स नए हैं, वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, अपने चैनल नॉलेज हब। ठीक है,
मिलते हैं नई अपडेट्स के साथ, तब तक के लिए बाय।